How are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the international trade. इंटरनेशनल ट्रेड से पहले बच्चे मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको ये कंसेप्ट ईजिली क्लियर हो जाए। देखिए कि अभी हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था कि इंटरनल ट्रेड होता क्या है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स इन अ डोमेस्टिक कंट्री, इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। टेरिटरीज क्या होती हैं? एक तरह से जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी कि पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज डिवाइड कर दी जाती हैं एक कंट्री की, तो उसे हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहते हैं। बेटा इसमें ट्रेड जब आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में होता है तो आपकी प्रोडक्शन उसके हिसाब से होती है, सेलिंग भी उसके हिसाब से होती है। और जब आप चाहते हैं कि मार्केट एक्सपेंशन किया जाए या आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा लॉन्च किया जाए, क्योंकि आजकल इंटरनेट का कंडीशन है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप लोग ईज़िली इस बात को समझ सकते हैं। व्हेन यू आर बाइंग क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री एंड मूव योर गुड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। मीन्स जब आपकी प्रोडक्ट्स गुड एंड सर्विसेज यानी कि प्रोडक्टेड प्रोडक्ट दोनों ही होंगे, गुड्स और सर्विसेज क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, देन इट बिकम द इंटरनेशनल। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि जब आप अपने देश की सीमा से बाहर अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं आसानी से, तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो according to the CBSE syllabus for 2021, we have to understand the concept of international trade and benefit of international trade and the business forms. Only these two concepts and benefits will included in your business. देन इंटरनेशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि जब मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ऑन कंट्री इज़ नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जब आपकी बिजनेस एक्टिविटी आपकी नेशनल फ्रंटियर्स को, नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके मूव कर जाती हैं दूसरी जगहों पर, तो उसे हम लोग इंटरनेशनल। और जब वही सर्विसेज में यानी कि सर्विसेज आर इनविजिबल या टेक्नोलॉजी आपकी मूव करे, जैसे कि देखिए यहाँ पे है, इट इन्वॉल्व नॉट ओनली द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज बट आल्सो कैपिटल, पर्सोनल, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, नो-हो एंड द कॉपीराइट। इंटरनेशनल ट्रेड कंप्राइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्केंटाइज गुड्स होते क्या हैं? मर्केंटाइज गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिनके बारे में आप बता सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजिबल ट्रेड बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल। आइटम ऑफ विजिबल ट्रेड इंक्लूड मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड, सिल्वर, केमिकल या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिनको आप आसानी से देख सकें, टच कर सकें और जिनकी मूवमेंट आसानी से हो सके, इसे हम बोलते हैं मर्केंटाइल गुड्स। और जो मर्केंटाइल गुड्स नहीं इनविजिबल ट्रेड होता है उसे हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो सर्विसेज का, जस्ट लाइक पेटेंट्स हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, तो दीज आर द इनविजिबल ट्रेड। तो दैट इज़ ऑन सर्विसेज। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस इंटरनल ट्रेड? देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बेसिस करना है इंटरनेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। इंटरनल ट्रेड में जो आपके पीपल हैं या कोई भी फॉर्म है वो वन नेशंस के होंगे, यानी कि जो भी ट्रेड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में और इंटरनेशनल में आपकी वन डिफरेंट कंट्रीज़ में। नेशनलिटी ऑफ अदर शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर को हम शेयर होल्डर भी कहते हैं। वेरियस अदर सच एज सप्लायर, एम्प्लॉयज़, मिडलमैन, शेयर होल्डर और कंज्यूमर भी सेम सिटीज़न होते हैं, सेम कंट्री के लोग होते हैं। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोड्यूसर एक देश का होगा और कंज्यूमर में भी, सप्लायर में भी, इंटरमीडिएटर में भी, एम्प्लॉयज़ में भी फ्रॉम अदर countries. Then mobility of factor of degree of mobility of factor of production is more, degree of mobility of factor of production less. देखिए मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, जिसमें चारों चीज़ें होती है आपकी, लेबर, कैपिटल,
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो कि आपके देश के बीच में हुई होती है इंटरनल ट्रेड में। और इंटरनेशनल में आपके चारों फैक्टर्स मूव करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कस्टमर हेट्रोजीनियट अक्रॉस मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट ही है यहाँ पर सभी लोगों का। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स एक जैसा। तो यहाँ पर मेनली कस्टमर जैसे एक ग्रुप के लगा लीजिए तो उनकी पसंद नापसंद उन सब की सेम होती है, तो उसे होमोजीनियस। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में होमोजीनिटी ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस, प्रेफरेंसेस, कस्टम, टेस्ट एसेट्रा। तो यहाँ पर होमोजेनिटी, डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम, दैट इज ट्रू कि जब आप अपने ही देश में व्यापार करते हैं तो उसमें बिजनेस के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो एक जैसे रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में आपकी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपका वो मनी बगैर किसी एक्सेप्शन के, बगैर किसी रुकावट के या किसी भी बेरोक टोक के आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप उसमें आसानी से बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में आपके सिस्टम, बिजनेस प्रैक्टिसेस डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप मान लीजिए आप लोगों ने अमेरिका के साथ डीलिंग करनी है या ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, तो जहाँ पर रुपीज़ उनकी करेंसी नहीं है तो आप उनकी मेन इंटरनेशनल करेंसी में डीलिंग होती है। तो ये भी डिफरेंस होता है। यहाँ पर जीएसटी है, टू मॉडल बेस है इंटरनल ट्रेड में, जबकि वहाँ पर कनाडा को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को छोड़ के और इंडिया के जहाँ पे हमारा डुअल सिस्टम ऑफ जीएसटी है, बाकी कंट्रीज़ में आपका सिंगल जीएसटी सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क ऑफ सिंगल कंट्री। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं। Business regulations and policies. Domestic business is subject to rules, laws, policies under a single country. जबकि वहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज़ के रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि नाइक है, मैकडॉनल्ड्स की हैं या KFC है, ये सारी की सारी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। जब ये इंडिया में ऑपरेट करती हैं तब इनको इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जबकि ये अगर अमेरिका में रूल अपने कंपनी को एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करती हैं तो उन्हें अमेरिका के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह से ये दूसरी ब्रिटिश कंपनी में अपनी बिज़नेस को करती हैं तो वहाँ पे इनको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो दीज आर द बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़। करेंसीज डोमेस्टिक में तो आपकी जो कंट्री में यूज्ड है वही है, और इंटरनेशनल बिजनेस में आप एक करेंसी से ज़्यादा यानी कि अगर हो सकता है तो इंटरनेशनल करेंसी को यूज़ करते हैं। नाउ वी कम टू द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए अगर हम इंडिया को ही अपनी कंट्री के हिसाब से इसको इंटरनेशनल ट्रेड में डीलिंग करते हैं तो हमारे देश को क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले अगर हम इंडिया का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में सेल करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी मिलती है। International business helps a country to earn foreign exchange which can be used for payment for imports of capital, goods, technology, petroleum product, fertilizers, pharmaceutical product, etc. तो इसको एक्सचेंज करने से हमें फॉरेन करेंसी में। सबसे सेकेंडली मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। बट इसमें देखिए लोकल, अगर आप खुद अपने एग्जांपल लीजिए कि आप एक फैक्ट्री आप फैक्ट्री में एक मालिक हैं और आपके प्रोडक्ट की डोमेस्टिक कंट्री में डिमांड है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को ज़्यादा करें तो लेकिन उसके बाद आप एक और मशीन लगाते हैं। मतलब मैंने अभी कहा कि डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आप एक मशीन और लगा लेते हैं, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि सेकंड मशीन की फुल्ली यूटिलाइज हो, लेकिन डिमांड फुलफ़िल करनी है तो सेकंड वाली मशीन आइडियल रहती है। लेकिन अगर आप सरप्लस इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाते हैं, तो जो आपकी आइडियल मशीन होती है तो वो भी एफिशिएंटली यूज़ हो सकती है।
तो एवरी कंट्री प्रोड्यूसेस select goods and services which it can be produced most effectively and efficiently. So it attained the specialization in the production of these goods and services, leading to efficient utilization of resources. That is also correct. देखिए कि जब आपके पास एक ही चीज़ को बार बार आप यूज़ करते हैं और ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी आपको कॉस्ट एफिशिएंसीज मिल जाती हैं। और कॉस्ट एफिशिएंसीज का मतलब होता है कि कॉस्ट में रिडक्शन होना, और कॉस्ट में रिडक्शन होने के कारण ही आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रेफर किया जाता है। तो जब आपके पास मार्केट एक्सपेंशन मिल जाती है, आपको एक तरह से सोर्स मिल गया कि आपने अपने प्रोडक्ट को वहाँ बेच सकते हैं, तो नेचुरली है आप उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। थर्ड, इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। प्रोड्यूसिंग स्लोली यानी कि सिंगल फॉर द पर्पस ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन कई बार रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कंपनी की ग्रोथ और कंट्री की ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में। कंट्रीज़ क्या करती हैं, जैसे डेवलपिंग वंस हैं, इंडिया भी डेवलपिंग ही है, डेवलप नहीं है, could not execute their plan to produce on a large scale and thus create employment for people, क्योंकि जो उनकी मार्केट डोमेस्टिक मार्केट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्व कर सके। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो एक मशीन में तो कम पड़ रही है क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सेकंड मशीन लगाने से वो बेकार पड़ी रहती है क्योंकि उसकी इतनी डिमांड भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर देते हैं तो आपको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अगर आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सेल करते हैं तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज देयर डोमेस्टिक मार्केट वॉज नॉट लार्ज इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। तो few countries such as Singapore, South Korea, China which saw market for their product in the foreign countries। तो इसलिए क्या हो गया कि उन्होंने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया और ख़ुद को फ्लोरिश किया, और वो देखते ही देखते एक तरह से स्टार परफॉर्मेंस ऑन द वर्ल्ड मैप में बन गए, यानी कि उनकी कंट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ वगैरह की। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेंगे तो गुड एंड सर्विसेज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी टू कंज्यूम गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अदर कंट्रीज़। बात सही है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट नहीं करेंगे, क्लोज्ड इकॉनमी को रखेंगे, तो आप दूसरे देशों में जो कोई चीज़ अच्छी मिल रही होती है उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, ना ही आप उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में प्रोडक्ट करने की यानी प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को। इंटरनेशनल मार्केट की वजह से आपको पॉसिबिलिटी होती है कि गुड एंड सर्विसेज जो दूसरी कंट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रही हो अपनी कंट्री में भी प्रोड्यूस कर सकें और लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ कर सकें। तो इंटरनेशनल मार्केट से आपका स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होता है। ये तो था आपका बेनिफिट ऑफ in country. Now what are the benefit to business firm? Prospect for higher profit, naturally है, जब आपका international business can be more profitable than domestic when domestic prices are lower, तो बिज़नेस को आप ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं जहाँ पर प्राइजेस हाई भी हो सकते हैं, तो आपके लिए ये बेनिफिट है। नेचुरली है, अगर मार्केटिंग अगर मान लो सेम प्राइस पर भी आप बेचते हैं, लॉजिकली बात है कि आपके प्रोडक्ट की सेल हो रही है तो उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन तो इंक्रीज़ होगा ही ना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंक्रीज़ इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वही सही है कि आपकी फर्म की जो आइडल रिसोर्सेज होते हैं उनको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन को कर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है? बेनिफिट्स विच यू कैन अराइज विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। देखिए बच्चों कि अगर आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि मान लो आपकी एक मशीन है, आप मशीन की बजाय एक रूम है, फैक्ट्री रूम है, उसमें एक ट्यूटर है, वो कोचिंग देता है, तो उसका जो रेंट होता है वो 5000 रुपीज़ है। अब उसके पास ओनली 1 और 2 स्टूडेंट आते हैं,
तो जो रेंट है 5000 का वो 1 और 2 स्टूडेंट से ही वसूल करेगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी पॉपुलरिटी इंक्रीज़ होती है, 2 से 10 हो जाते हैं, 10 से 10 में होता है तो देन 5000 वो 10 बच्चों में डिवाइड होगा। लेकिन उसकी पॉपुलरिटी इतनी बढ़ती है तो वो 50 बच्चों को उस रूम में पढ़ाने लग जाता है। तो अब वो 5000 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड होते हैं। देखिए कहाँ 2, फिर 10, फिर 50, और इसी तरह से अगर वो ज़्यादा करेगा, जितना ज़्यादा वो बच्चों को पढ़ाएगा उतना ही रेंट उन बच्चों में डिवाइड होता चला जाएगा। तो यहाँ से आपको लार्ज स्केल की कोई और भी बेनिफिट्स होते हैं जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट ही देने होते हैं और लो कॉस्ट पे, तो हाईली कम्पिटिटिव डोमेस्टिक मार्केट कई बार क्या होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, तो आपके प्रोडक्ट को वहाँ इतना स्पेस नहीं मिल पाता। तो उस कंपटीशन से भी बचने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटे प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ। जब डिमांड फॉर्म की स्टार्ट हो जाएगी, सैचुरेटेड इन डोमेस्टिक मार्केट, तो वो ओवरसीज़ मार्केट में जाएगी फॉर इट्स ग्रोथ प्रोसेस। बेटे इससे क्या होता है कि डोमेस्टिक मार्केट में जब डिमांड आपकी कम हो जाती है, कई बार क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो फर्म जो होती है वो दूसरी जगह ढूंढती है ताकि उसकी प्रोडक्शन रुके ना, उसका काम चलता रहे, और जब काम चल जाता है तो वो प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट है बेटा इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मैनी कंपनीज जैसे कि पेप्सी, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज असेंशियल ए पार्ट ऑफ देयर बिजनेस पॉलिसीज टू बिकम मोर कम्पिटिटिव एंड टू डाइवर्स। अगर आपके पास क्या होता है कि कोई कंपटीशन ना हो, फॉर एग्जांपल कि आप अकेले मोनोपोली कर रहे हैं, यानी कि आपकी ही सरकार है, सरकार इन द सेंस कि आपका ही बिजनेस है, आप ही का प्रोडक्ट है, तो आप उसमें कोई इम्प्रूव नहीं करते, ना ही उसमें क्वालिटी इंक्रीज़ करते, ना ही उसमें कुछ चेंजेस करते कि मेरा ही प्रोडक्ट है, जैसे मर्जी है वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से कंपटीशन इंक्रीज़ होता है तो कस्टमर्स को वैरायटी भी मिलती है, और कंपटीशन इंक्रीज़ की वजह से उसमें चेंजेस, क्वालिटी इम्प्रूव्ड, और उसमें कॉस्ट प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करना जाता है। और बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि आपकी जो बिज़नेस है उसमें लाने के लिए आप उसमें लाते हैं, और आपकी कंट्री जो है ग्रोथ करती है। इफ़ आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड if you like the video, share the video and subscribe the channel for my motivation. And remember, always remember, Pinky Goyal Commerce Classes is always with you. Thank you.